अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अर्जेंट मेटालिकम। अर्जेंट मेटालिकम क्या है ना इसकी में, टॉल थिन इरिटेबल पर्सन एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ ओनाइटिस। ठीक है, लंबा चौड़ा पतला ये सब। अच्छा, ये इस सेंटेंस से कितने वर्ड निकले, कितने सेंटेंस निकलते हैं? पहला वर्ड निकला कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ ओनाइज्म, टॉल थिन इरिटेबल पर्सन एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी, 3 आया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म क्या होता है? ओनानिज्म क्या होगा? बहुत ज्यादा जो सेक्सुअल एब्यूज किया हो, और ओनानिज्म मैंने अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड, गांव दुनिया से मतलब नहीं, ना वाइफ से मतलब, ना कोई लड़की से मतलब, किसी से मतलब नहीं, वो अपना ही सेटिस्फाइड, मे बी लेडीज मे बी जेंट्स। तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट रहेगा अगर वो वैसा दिख रहा है, वैसा लग रहा है। यानी लोग बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज वगैरह हो के सेमिनल एमिशन हो, पतले दुबले लेकिन थोड़ा लंबे रहते हैं। ठीक है, तो उससे पहचान जाओगे आ रहा है पेशेंट, वैसे पहचानिए अब क्या हो सकता है। देखो मोस्ट ऑफ दिस क्या होता है कि केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर लेडीज पेशेंट है तो देखना सीपिया मिलेगा, पल्स्टिला मिलेगा, नेट्राम्यूर मिलेगा, इग्नेशिया मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस। आपको उसी के अंदर ही ट्रीटमेंट करने से चला जाएगा, भले वो कैंसर हो चाहे सर्दी खांसी हो, आपका कोई मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर जा सकते हो, पर बीमारी क्रॉनिक होना चाहिए। अगर एक्यूट केसेस है तो कॉज खोज के उसको इलाज करें। जैसे बर्फ खाया है, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, आर्सेनिक, गिर गया है, चोट लग गया, उसके बाद आर्सेनिक का, तो उसमें क्या होगा? एक्यूट केसेस में क्या देखना है बोलो? कॉज। क्रॉनिक केस में क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 10 साल से भोगते हुए आ रहा तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जाकर जाएंगे, उसके बातों पर नहीं आना कभी भी। मेरा एक्जिमा हो गया, मेरे सोरियासिस हो गया, ये सब बातों पर बिल्कुल मत जाना, नहीं तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। ये याद रखना। गलती से भी एक्जिमा मत देख लेना, गलती से उसका अल्सर और बॉयल्स ये सब मत देख लेना, गलती से उसकी कोई भी बीमारी का नाम मत देख लेना। बीमारी का नाम से अगर इलाज करोगे कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होगे, समझे? तो क्रॉनिक केस में क्या देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ ओनानिज्म क्या है? एक्सप्लोर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सेल्फ एब्यूज। सेल्फ एब्यूज अपने आप में ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ओनानिज्म हिस्टोरिकली रेफरिंग द एक्सेसिव सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, अपने आप में सेटिस्फेक्शन होना, हिस्टोरिकली रेफरिंग एक्सेसिव सेल्फ ग्रेटिफिकेशन एज ए कॉज ऑफ वेरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से क्या होता है? अपने आप में फिजिकल एंड मेंटल पे करता है। बाहर से अगर यूज किए, सेक्स किए, तो आप तो वहीं पर छोड़ दिए, वहां पर आपको ये फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर नहीं होता है, चलो मिल लिए चले गए। सेल्फ में अगर करते हैं तो क्या होगा? फिजिकल और मेंटल खुद इफेक्ट आते रहेगा, ये याद रखना। ओनानिज्म और ये की डिटेल्स रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ द मेंशन सेक्स एक्सेस, ये कैसे जान सकते हो? उससे पूछ लेते हो, पूछना पड़ेगा। अगर वो शादी किया हुआ है, शादीशुदा है, उसकी वाइफ उसके साथ रहती है, तो ये लागू नहीं होगा। ये लागू कब होगा? वो जब अकेले में है, वाइफ भी नहीं है, कोई सेक्स पार्टनर भी नहीं है उसके पास, कोई ये भी नहीं है, तब ये ओनानिज्म का लागू होगा। वहां पर अपना विचार आएगा, अपने आप को सिलेक्शन करना है कि ये फॉर्मूला कहां पर लगेगा ओनानिज्म वाला, उसको आपको विचार करना है, सामने वाला कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, समझ गया कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट ऑफ ओनानिज्म? ठीक है, उसके बाद फिजिकल इफेक्ट में क्या होगा? उसको फिजिकल उसको क्या प्रॉब्लम होगा ओनानिज्म से? वीकनेस एंड डेबिलिटी आएगा, कमजोरीपन ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ सेवन करेगा। ठीक है, एक्सेसिव सेल्फ एब्यूज इज सेड टू बी लीड टू जनरल डेबिलिटी, रिड्यूसिंग विटालिटी एंड वाइटल एनर्जी। उसका वाइटल फोर्स कम हो जाएगा। जैसे वाइटल फोर्स कम होगा दूसरे सारी बीमारी आ जाएंगे। अब बीमारी का इलाज करोगे तो थोड़ी ठीक होने वाला है,
समझे कि नहीं? अच्छे से समझो, क्योंकि आप लोगों को जाके फील्ड में एकदम लड़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है। समझो अच्छे से, ध्यान से। नर्वस सिस्टम में क्या होगा? इट इज डिस्क्राइब्ड एज कॉजिंग नर्वस एक्सक्यूशन, ट्रेमर, हाथ कांपना, कंडीशन एंड लाइफ पैरालिसिस। बहुत ज्यादा सेमिनल लॉस होगा, हाथ में कांपेगा कमजोरी से, जैसे दारू पीने वालों को होता है। तो ओनिजम्स के बाद आया नर्वस सिस्टम प्रवेश किया। और इसको अगर एलोपैथिक में चले गए, अगर ट्रेमर हो रहा है उसको पार्किंसन का दवाई है, डोपामिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है। जिंदगी भर खा खा के मरते रहो, ना ट्रेमर ठीक होने वाला ना पेशेंट ठीक होने वाला। होता है कि नहीं ऐसे? अगर पॉजिटिव आपको मालूम पड़ गया कि ओनिजम के कारण हो रहा है, तो डायरेक्ट ये मेडिसिन दोगे, वो क्यूर हो जाएगा। वहां डोपामिन वगैरह के कुछ भी ट्रेमर को ठीक करने दरकार नहीं है, परमानेंट ठीक होगा। समझ गए? इसलिए दूसरे पैथी और हमारे पैथी में क्या डिफरेंस है कि हम कॉज पर जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते हैं। ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजॉर्डर होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिजॉर्डर क्या होगा? क्रॉनिक इंडोलेंस ऑफ लिंक टू सेक्सुअल वीकनेस आ जाएगा। सेक्सुअल वीकनेस आएगा, इंडुलेटिंग इंपोर्टेंस एंड सेमिनल एमिशन आ जाएगा। इस तरह के जो पेशेंट आएंगे उनको बोले कि वाइफ हमसे सेटिस्फाइड नहीं होती है, वो हमको गाली देती है, हमसे वो लगता है दूसरा शादी करेगी। तो जीवन में, लाइफ में बर्बादी चालू हो जाता है। और वो भाइग्रा के खोज में इधर उधर दवाई खाते रहता है, खुद बर्बाद किया ओनिजम से। और बाद में जब क्या होता है कि इधर उधर दवाइयां खोजते रहता है, खा के और बर्बाद हो जाता है, और वो कभी ठीक नहीं होता है। और उसके में डॉक्टर लोग उसको फायदा उठा करके लाखों रुपया बटोर भी लेते हैं, परंतु वो पेशेंट ठीक नहीं होता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हुआ, उसके बच्चे नहीं हो रहे, इसके हो रहे, काफी सारे प्रॉब्लम होगा। ठीक है। उसके बाद में ये सब प्रॉब्लम होने के बाद में डाइजेस्टिव पर भी बुरा असर पड़ेगा। क्या बुरा असर? इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट में भी रिजल्ट फ्रॉम द वीकनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला का सबसे नर्वस सिस्टम में अगर इम्पैक्ट होता है तो क्या होगा? नींद नहीं होगा। नींद जैसे नहीं हुआ तो सवेरे गैस्ट्रिक एसिडिटी होगा कि नहीं, ये बता रहा मेरे को। कोई शादी ब्याह में चले जाओ, रात भर जग जाओ, सवेरे क्या होगा? गैस्ट्रिक होगा कि नहीं? और हम लोग क्या होगा? गैस्ट्रिक की दवाई खाने चल लग जाते हैं और खाते रहते जिंदगी भर। एलोपैथिक टेबलेट स्टार्ट हुआ, मरते दम तक खाते रहो, ना गैस्ट्रिक ठीक होने का नहीं होना। लेकिन अगर कॉज पर जाओगे तो आप ठीक कर सकते हो। ठीक है। अगर कॉज ओनिजम के कारण उसको नींद नहीं आ रहा है, देन यू गो फॉर दिस वन। ठीक है। तब उसके डाइजेस्टिव आप ठीक कर सकते हो, इसलिए कॉज जाना जरूरी है। फिर मेंटल एंड इमोशनल इफेक्ट क्या आएगा? कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी लॉस, डिफिकल्टी ऑफ कंसंट्रेटिंग एंड इंटेलेक्चुअल वीकनेस और एट्रीब्यूट प्रोलॉन्ग्ड हैबिट्स। इससे क्या होगा? मेमोरी लॉस एंड डिफिकल्टी टू कंसंट्रेट इन इंटेलेक्चुअल, हमेशा मन तो सेक्स की तरफ रहेगा, तो कंसंट्रेशन हमारा नहीं रहेगा। काम करें, हम कुछ करते रहेंगे, हमको दूसरा चीज दिखता रहेगा, डिल्यूजन में सेक्स दिखेगा, लड़के दिखेगा और हमारा ऑर्गन दिखेगा, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेंटली भी हम इफेक्ट आएगा। इमोशनल इम्बैलेंस, क्योंकि वो एंजाइटी और डिप्रेशन से सप्रेस्ड रहेगा, मूड स्विंग होते रहेगा, इरिटेबिलिटी और कॉमनली सीटेड आउटकम्स। उसके बाद में वो आदमी सोशल विड्रॉल कर देता है, शादी ब्याह या ग्रुप में किसी का फ्रेंड के घर में नहीं जाता है, उसको शर्म महसूस होता है। वहां पर भी जाएगा तो दुनिया भर के, जैसे फ्लोरिक एसिड जैसा पेशेंट, उस टाइप की उसकी रहन सहन हो, इसलिए वो जाता नहीं है, उसको शर्म लगता है बहुत ज्यादा, लोगों के सामने वो आएगा नहीं। ये दैट इज सोशल विड्रॉल। कहां से आया ये? ओनिजम से, ये याद रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ? ओनिजम। वहां से ये सब इतनी बड़ी बड़ी बीमारी पैदा हुआ, जो कि हम बीमारियों को खोजते रह जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं खोजेंगे तो हमें पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक समझ रहे हो तो आप ठीक से। सोशल टेंडेंसी टू विड्रॉ दी सोशल इंटरेक्शन एंड ड्यू टू गिल्ट एंड डिक्रीज एनर्जी इन एनर्जी। क्यों? अपने आप को वो कर रहा है, वो अपने आप को गलत महसूस कर रहा है, गिल्टी महसूस कर रहा है, बोल करके वो सामने नहीं जा रहा है। ठीक है। अपने आप को जानता है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, और अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
उसको पहचानने का मेन तरीका है वो टॉल थीन एंड इरिटेबल पर्सन रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा, इरिटेबल पेशेंट रहेगा। Often mentioned in homeopathy, it refers to individuals who are physically tall, lean and prone to irritability. चिड़चिड़ापन रहेगा, लंबा चौड़ा चिड़चिड़ा। इसको पहचानने का अर्जिन मेटेरियल का यही तरीका है। Such person may exhibit sensitivity both emotionally and physically, making them reactive to various stimuli, including stress, medication or environmental factors. Very irritable person as a नक्समोमिका भी जैसे irritable patient है। मैंने ये इरिटेबिलिटी आप इससे कंपेयर कर सकते नक्समोमिका फॉर इरिटेबल एंड ओवर सेंसिटिव इंडिविजुअल, इसके साथ नक्समोमिका का नींद, एंगर ये सब रहेगा, वहां पर नक्समोमिका में चले जाओ। ओनिजम नहीं रहेगा। लैक्टोडियम फॉर थीन एंड नर्वस पेशेंट रहेगा, थीन एंड नर्वस पेशेंट रहेगा। अब फोर्थ में आ गया एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एब्यूज का कैसे होगा? Weakness and emaciation, tremor and nervous irritability, ulcer in the mouth and the throat। याद रखना, मुंह में बार बार घाव होना ये मर्क्यूरी का लक्षण दिखलाता है। Digestive distress such as diarrhea and abdominal pain, emotional symptoms irritability and depression, ये भी ओनिजम के साथ अटैच्ड रहेगा, है ना। ओनिजम के बाद में अगर ये आ जाता है तब ये भी सा सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे चिमाफिला अम्बेलेटा। कॉमन नेम है पेप्सी सेवा, प्रिंसेस पाइन, ग्राउंड होली भी बोलते हैं। पायरोलेसियसिस फैमिली का है। इसका टिंचर रूट और लीफ से टिंचर बनाया जाता है। ये क्या चीज में काम होता है? बेसिकली यूज फॉर यूरिन स्कैंटिंग एंड लॉडेड विथ रोपी, मुकोप्रुलेंट सेडिमेंट, प्रोस्टैटिक एनलार्जमेंट, शुगर इन यूरिन, रैपिड ब्रेस्ट एट्रोफी। एट्रोफी माने क्या होगा? सिंकिंग ऑफ व श्रिंकेज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट बहुत जल्दी से सिंकिंग, छोटा हो जाना, दैट इज एट्रोफी। इन ब्रेस्ट ट्यूमर ऑफ वुमेन विथ लार्ज ब्रेस्ट, जिसका लार्ज ब्रेस्ट रहेगा उसमें अगर ट्यूमर है तो देन गो फॉर रेस्टरूम। ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्शन कहाँ पर है इसका? ब्लैडर इन्फ्लेमेशन एंड कॉपियस म्यूकस, म्यूकस बहुत ज्यादा ब्लैडर से जाएगा। ग्लैंडुलर सिस्टम ऑन मामा एंड लिम्फेटिक्स एवर एट्रोफाइड, एलिमेंट फ्रॉम एब्यूज ऑफ अल्कोहल। अब इसको पहचाने कैसे? चिमाफिला अम्बेलेटा ड्रॉप्सी फ्रॉम किडनी डिजीज फ्रॉम द लीवर। लीवर और किडनी के कारण अगर ड्रॉप्सी है, स्वेलिंग है, देन थिंक द चिमाफिला। ये याद रखना। ये बहुत पेशेंट मिलेंगे जो स्वेलिंग लेके आते हैं, उसका कॉज देखना होगा, मे बी लीवर होगा, मे बी किडनी होगा। अब दोनों में आप यूज कर सकते हो, बशर्ते टोटलिटी चिमाफिला का होना चाहिए। इनवर्ट ट्रैवलिंग विदाउट मेंटल डिस्टर्बेंस, इनवर्ट्स अंदर में कांपना। थर्स्ट, डिजायर फॉर कूल टॉम, कैनॉट क्लोज जॉ एट नाइट, जॉ फील स्टिफ, स्लीप्स विथ न्यू माउथ ओपन एंड इंटोथेसिस। नींद क्या होगा? मुंह खुला हुआ रहेगा, माउथ ओपन करके ये सोता है पेशेंट चिमाफिला का। और दांत दर्द कैसे होगा? टूथेज एज इफ टीथ वेयर बीइंग जेंटली पुल्ड, एग्रेवेशन आफ्टर ईटिंग, एमरेशन एक्सर्शन, aggravation exertion, emulation by cold water. Chimaphila ambulata, soreness of palate, very sensitive to warm drink or food. Scanty urine loaded with ropey mucopurulent sediment, ये याद रखना। Scanty urine loaded with ropey
शुगर इन यूरिन मस्ट स्ट्रेन बिफोर यूरिन फ्लो कम्स। पेशाब जैसे आएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रेन को देना पड़ता है, याद रखना। ये एक सबसे पिकुलियर सिम्टम, अनेबल टू यूरिनेट विदाउट स्टैंडिंग विथ फीट वाइड अपार्ट एंड बॉडी इंक्लाइंड फॉरवर्ड, सामने झुका हुआ, पैर फैलाया हुआ, ये इसका मुख्य लक्षण है, पहचानने का तरीका। अगर पेशेंट बोला वैसे, देन जंप टू द चीमोफिला, ठीक है। इसी को मैं बार बार आपको समझाना चाह रहा हूँ। फॉर्क्ड स्ट्रीम इन यूरिन, फॉर्क्ड स्ट्रीम माने यूरिन फैला हुआ, स्ट्रीम इसका ठीक नहीं रहेगा। बर्निंग एंड स्कॉल्डिंग ड्यूरिंग मैच्योरेशन एंड स्टेनिंग अपवर्ड्स, फीलिंग ऑफ बॉल इन पेरिनियम, ये पेरिनियम एरिया, दिस इज द पेरिनियम एरिया में मालूम पड़ेगा बॉल टाइप का पड़ा हुआ है, पहचानने का तरीका। फ्लरिंग ऑफ रीजन ऑफ किडनी, एग्जामिनेशन फ्रॉम कोल्ड एंड डैम्प वेदर, एमरेशन वॉकिंग वेदर, बबलिंग बर्बलिस, यूरिनरी रिटेंशन ऑफ द प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है, उसके कारण से पेशाब अगर रुका हुआ है, देन यू गो फॉर हेमोफिला, ये पिकुलियर सिम्टम है। ये इसका होता है स्कांटी यूरिन लोडेड विथ रोपी एंड म्यूकोपुलेंट सेगमेंट, अनेबल टू यूरिनेट विदाउट स्टैंडिंग विथ फीट वाइड अपार्ट, बॉडी इंक्लाइंड फॉरवर्ड, ये याद रखना हेमोफिला का। फीलिंग ऑफ बॉल इन द पेरिनियम, ये 2-3 लक्षण मुख्य लक्षण है। बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, women with very large breast and tumor in mammary glands with sharp pain and throat, ब्रेस्ट बहुत एनलार्ज रहेगा, उसमें ट्यूमर टाइप का फॉर्मेशन रहेगा, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पर 2 वर्ड है, एट्रोफी भी है, सिकुड़ाव, ब्रेस्ट का सिकुड़ावपन भी है, और एनलार्जमेंट ब्रेस्ट भी है। एनलार्जमेंट ब्रेस्ट के साथ में ट्यूमर है और आइदर एट्रोफी ऑफ द ब्रेस्ट। पेनफुल ट्यूमर ऑफ मामा नॉट अल्सरेटेड विथ undue secretion of fluid, rapid atrophy of breast, बहुत जोर से ब्रेस्ट सिंक कर जाना। ड्रॉपसी फ्रॉम किडनी डिजीज, फ्रॉम लिवर डिजीज, याद रखना। स्कांटी यूरिन लोडेड विथ रोपी म्यूकोपुलेंट सेडिमेंट, sugar in urine, must strain before flow comes, filling of ball on perineum, urinary retention, benign prostatic enlargement, women with very large breast and tumor in the mammary gland with sharp pain through it, याद रहेगा तो ठीक है। frequent urging dysphagia of inflammatory of the urethra, bladder of prostate with scanty urine and loaded with ropey micropulant sediment, chronic alcoholism with hepatic or renal dropsy। क्लिनिकल क्या होगा, द स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो, अपर मर्कर कॉर, कैंथरिस हैव रिलीव द टेम्पोररी, कैंथरिस अगर रिलीव दिया है, परमानेंटली रिलीव स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा में नहीं कर पाया, देन यू गो फॉर केमोफिला। कंपेयर कोपेसाइलम, कोफिया, कैल्मियम, लेडम एंड रोडो, ठीक है, थैंक यू, बंद।